कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खिलाड़ियों के मुंह पे पांव रखा गया, बूट रखा गया, बड़े बुरी तरह कुचला गया। तो सारी बात। अब हमारी एक लड़की हरियाणा की, वो संसद की बाउंड्री के भीतर नारे लगाती, जिसको सारे दुनिया ने सुना है। वो लड़की नारा लगा रही है संसद की बाउंड्री के भीतर, जो भी उस पे कानून की धारा बनती है बना लो। यूएपीए का क्या मतलब है? दोस्तों, हिसार की जाट धर्मशाला में है किसान नेता, पूर्व कर्मचारी नेता आनंद देव सांगवान, जिनका पिछले दिनों प्रदर्शन के दौरान अध्यागति रुकने से जिसका देहांत हो गया था। आज उसकी शोक सभा। कामरेड इंद्रजीत, जो अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो आए हुए हैं शोक सभा में। और जो अभी देश में जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि आनंद देव सांगवान जी है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लड़ते हुए वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, कर्मचारियों के लिए उसने अपनी जिंदगी लगाई थी। तो आज उनकी शोक सभा में आए हैं। आज जो जितना बड़ा हमला लोकतंत्र के ऊपर, संविधान के ऊपर जो देखने को मिल रहा है, उस पर सारी हम बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, कैसे देखते हो कि एक तरफ आनंद देव सांगवान अपनी जिंदगी लगाई अपनी जिंदगी, दूसरी तरफ जो लोकतंत्र पे हमला है, कोई भी बोलता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ये कैसे देखते हो सारी चीजों को आज के दौर को? असल में आनंद देव सांगवान जी के बारे में अभी श्रद्धांजलि देते हुए मैंने बोला था, इकबाल साहब का शेर, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वो जो काम कर रहे थे और किसान आंदोलन में खासतौर पे हाल में जो उन्होंने इतना मजबूती के साथ योगदान दिया, उसमें 750 शहीद हुए। और उसी सूची में एक शहादत का नाम उनका खुद का, सांगवान साहब का, जुड़ गया कि जिस तरीके से पुलिस ने बैरिकेड लगा के वहाँ जो घटना हुई और उनको वो हार्ट अटैक हुआ और वो शहीद हो गए वहीं पर। दरअसल बात यह है कि संयोग का ही विषय कह सकते हैं कि उन्होंने फौज में से आने के बाद 1970 में हिसार में नौकरी ज्वाइन करी और मैंने 1970 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। शायद 2-3 साल के बाद हमारी जान पहचान इसलिए हो गई कि हम विद्यार्थी आंदोलन में थे और वो कर्मचारी आंदोलन में थे। और फिर उसके बाद जो आपातकाल लगा, इमरजेंसी, उस टाइम पर 1976 में हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और आनंद देव जी 1976 में कर्मचारी आंदोलन की अध्यक्षता संभाली उन्होंने। ये छोटी बात नहीं है कि इतने मुश्किल समय में ये जिम्मेदारी का साहस उन्होंने दिखाया, जबकि काफी लोगों के अंदर दहशत उस टाइम पे थी। और आज अगर हम इस तरीके से देखने लगे तो ये भी एक मतलब संयोग ही कह सकते हो कि आज फिर तानाशाही का हमला उससे भी कहीं ज्यादा तेज गति से देश के ऊपर हो रहा है। और ये मतलब कई तरीके से हम देख रहे हैं। संविधान पे भी हमला है, सांसदों का निलंबन थोक में एक अभूतपूर्व तरीके से जो हो रहा है, वो भी एक जो है वो तानाशाही के का एक बहुत बड़ा संकेत है। और एक एक करके अगर हम चीजों को देखने लगे, आप गवर्नर को देख के किस तरीके से अपोजिशन की जो सरकारें, वहां के गवर्नर कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अभी परसों केरल के गवर्नर, उन्होंने कहीं देख लिया उनके खिलाफ कोई पोस्टर लगा हुआ था तो उन्होंने लिखित में ये बयान जारी कर दिया कि केरल के मुख्यमंत्री पुलिस से पोस्टर लगवा रहे हैं मेरे खिलाफ। और इस प्रकार से एक संवैधानिक मशीनरी जो है वो विफलता की ओर। सवाल ये है कि राज्यपाल के खिलाफ चलेंगे। सबकी चुनी हुई सरकारें हैं, उनके अंदर अवरोध डाल रहे, अड़ंगे डाल रहे, चलने नहीं देना चाहते, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो केरला है। दिल्ली का तो बड़ा उदाहरण देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट को, दिल्ली का एलजी का सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ रहा है गवर्नर को कि आप चुने हुए नहीं है, आप नियुक्त किए हुए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, गवर्नर इज एजेंट ऑफ द सेंटर। तो वो जो व्यवहार कर रहे हैं, ये को सारी बात को अगर जोड़ के देखा जाए तो आज हम आनंद देव जी की जो बात कर रहे हैं, अभी आप देखो, मतलब संसद के बाहर जो लड़कियों के साथ हुआ, खिलाड़ी पहलवान लड़कियों के साथ,
उस टाइम पर कितना एक चरम के ऊपर आप कह सकते हो कि मानव मूल्यों को या जनतांत्रिक अधिकारों को तिलांजलि दी गई। खिलाड़ियों के मुंह पे पांव रखा गया, मुंह बूट पे रखा पांव गया, बड़े रखा बुरी गया, तरह कुचला गया तो उनको। सारी बात को आप जोड़ेंगे ना तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है। अब हमारी एक लड़की हरियाणा की, वो संसद की बाउंड्री के भीतर नारे लगाती, जिसको सारे दुनिया ने सुना है। वो 3 बात कह रही है, एक के बेरोजगारी से क्षुब्ध है, दूसरा तानाशाही मुर्दाबाद, तीसरा महंगाई। 3 बातें सबने सुनी। अब इसमें कौन सी बात ऐसी है जो मतलब राष्ट्रद्रोह का जिससे संकेत मिलता हो? जहां तक जगह की बात है, वो संसद से बाहर नारे लगा रही है। अगर वो बाउंड्री के भीतर है, मान लो कोई ना कोई उससे कानून का उल्लंघन हुआ होगा। हम जब कहते हैं चलो संसद का घेराव करेंगे, ये भी तो कानून का उल्लंघन है। अगर पुलिस ना रोके वहां जाके, तो संसद का घेराव तो हम करें और उस हमें पता है कि वो उल्लंघन है कानून का, तो कानून की जो भी धारा लगती है उसको बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार हैं। तो लड़की नारा लगा रही है संसद की बाउंड्री के भीतर, जो भी उस पे कानून की धारा बनती है बना लो। यूएपीए का क्या मतलब है? मतलब आप न्यूज क्लिक के ऊपर देख लीजिए, उनको अंदर जो प्रवीर को डाला, प्रकाशिता को और अमित चक्रवर्ती को, कल जो है न्यूज क्लिक के जो पोर्टल है उनके अकाउंट सीज कर दिए बैंक के। अब किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल सकती, कल की ही बात है ये। तो ये बहुत ही खतरनाक टाइम आया हुआ है और हम ये कह सकते हैं कि आज का जो हमला है ना, वो आजीविका रोजी रोटी पे के ऊपर भी है, क्योंकि कारपोरेट के हवाले किया जा रहा है सभी कुछ। मैं डॉक्टर साहब एक बीच में एक सवाल कर रहा हूँ। आपने इमरजेंसी की बातचीत की है, घोषित आपातकाल था जो उस दौर में लगाया, आप उस दौर में जेल में रहे हैं, आपने वो आपातकाल देखा है। एक ये अघोषित जो अभी जो चल रहा आपातकाल कि कोई भी आवाज उठाता है उसको बाहर कर दिया जाए, और बीजेपी का सांसद चाहे किसी अल्पसंख्यक सांसद को गालियां दे धर्म के नाम पे, वो फिर भी सम्मानित है। इन सबको कैसे देखते हो, कि तुलना कैसे करते हो? आप देखो ना कि भाई जो सवाल पूछ रहे हैं उनको आप बाहर कर रहे हो, और जो गाली दे रहा है अंदर इतनी खराब किस्म की एक अल्पसंख्यक सांसद को, क्या से क्या नहीं कहा, वो अंदर बैठे हैं। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि संसद की परंपराओं को गिराया जा रहा है। कितना हास्यास्पद है। मतलब आज ये बहुत बड़ी चुनौती है इसको एक्सपोज करना, और जो सांप्रदायिकता का हमला है उससे लड़ना, नहीं तो हम अपनी कृषि को, आजीविका को, मजदूर की रोजी रोटी को बचा नहीं पाएंगे। वास्तविकता यह है, सांप्रदायिक और जातिवाद से लड़े बगैर तो ये 3 पक्षीय हमला है, तो 3 पक्षीय ही इसका प्रतिरोध किया जाना जरूरी है। तो ये निश्चित रूप से मतलब जो संसद के अंदर अब हो रहा है, वो देखिए कल प्रतिरोध है देश भर के अंदर इंडिया अलायंस की तरफ से, और आज और भी ज्यादा जरूरत है इसको, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की। तो हमारे साथी का भी योगदान, आनंददेव सांगवान जी का इन तमाम पक्षों के ऊपर। मुझे याद है कि लोहारू के अंदर वो जब मुस्लिम परिवारों के घर जलाए गए 2002 में, उस टाइम पर लड़की की 2 लड़कियों की शादी थी, सारा सामान, लत्ते, कपड़े, संदूक जल गए मतलब। और यहाँ हिसार के नागरिकों ने, भिवानी के साथियों ने, किसानों ने, कर्मचारी साथियों ने इकट्ठे होके वहां जब मिले जाके, और उन्होंने कहा कि हमें शादी टालनी पड़ेगी, राजस्थान से बारात आएगी क्योंकि हमारा सब कुछ जल गया। इन्होंने ये कहा नहीं, उसी तारीख में शादी होएगी, और इन्होंने सारा सामान इकट्ठा करके ट्रक भर के लेके गए। 2002 की आप घटना बता रहे हैं, अब भी वो सद्भावना के समिति के वो बने हुए थे। सद्भावना समिति और के मेवात में जो हमला हुआ उसके बाद यहाँ जो पंचायत हुई, उस पंचायत का की अध्यक्ष मंडल में वो थे। बिल्कुल हमने बिल्कुल देखा है। हाँ हाँ। तो एक शख्सियत जो उनकी थी ना, वास्तव में उतनी समग्र शख्सियत की जरूरत है सभी कार्यकर्ताओं के अंदर। आज देश को इस बात की जरूरत है। कहने का मतलब ये बहुत ही संगीन परिस्थिति आ गई है। ये सोचा नहीं जा सकता था कि भाई 75 साल के आजादी के बाद मतलब इतना बड़ा देश है और इस किस्म की ताकतें सत्ता में जाके बैठ जाएंगी। ये वास्तव में बहुत ही दुखदायी बात है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये है सवाल। मैं एक आखिरी मेरा सवाल है कि न्यू शिक्षा नीति आई,
छात्रों से अध्यापकों से कोई चर्चा नहीं की गई, किसान कानून आए, किसानों से उनके प्रतिनिधियों से कोई चर्चा नहीं की गई, लेबर कोड आए, मजदूरों से ट्रेड यूनियन से चर्चा नहीं की गई। तो ये चल क्या रहा है, इसको कैसे हम रेखांकित करें? मजदूर किसानों से चर्चा करना तो दूर, उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 25-30 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते, वो उन्हीं को नहीं बोलने दे रहे, तो उनके साथ तो वो क्या चर्चा करेंगे। यानी सारे अधिकार राज्यों के भी केंद्र ने अपने हाथ में ले लिए, और विपक्षी जो सरकारें हैं देश में चुनी हुई राज्यों में, उनको जीएसटी का हिस्सा नहीं दे रहे। तो बड़ा एक तरीके से ये चुनौतीपूर्ण एक जंक्चर है, मुकाम है। तो लड़ाई को कैसे देखते हो कि कैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी? चाहे नीलम के मसले में अलग अलग किसान संगठन अभी आए हैं, सभाएं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस लड़की ने रोजगार के लिए इन मुद्दों पे एक संघर्ष किया है, लीगल तरीके से वो वहां गए हैं, प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से मतलब उन्होंने वो बातें उठाई हैं जिसके लिए देश के लाखों नौजवान लड़ रहे हैं अपनी ढंग से। हालांकि बेरोजगारी और जो भी मतलब मसले हैं हमारे रोजी रोटी के, उनके खिलाफ लड़ने के लिए नीतियां बदलनी पड़ेंगी। ये कारपोरेट प्रस्त जो नीतियां, तो बहुत बड़ा संगठित आंदोलन की जरूरत है, और संगठित आंदोलन को मजबूत किया जाना चाहिए। किसान, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान, आज सबको मिलना पड़ेगा कि ये जो कारपोरेट के हवाले किया जा रहा है, मान लो बेरोजगारी, ये पक्की बात है कि निजीकरण से लड़े बगैर आप रोजगार बहाल नहीं कर सकते, और निजीकरण की जो लड़ाई है वो नव उदारीकरण की नीतियों का पार्ट है। तो नव उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ एक विकल्प की जरूरत है आज। तो हम इस मौके के ऊपर ये जरूर कहना चाहते हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनको भी एक नीतियों का विकल्प प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब देश की जनता के अंदर एक बदलाव का भरोसा पैदा हो सकता है, तभी वास्तव में नीचे की जनता की एकता बनेगी। ऊपर का बदलाव बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, और बदलाव होना भी मुश्किल है जब तक नीचे की लोगों की लामबंदी नहीं की जाएगी और संघर्ष किए जाएंगे वैकल्पिक नीतियों के इर्द गिर्द। तो डॉक्टर इंद्र जी हमारे साथ थे, विस्तार से आज का जो दौर चला हुआ है, आपातकाल 1976 का इन्होंने देखा है, जो घोषित आपातकाल था, और अघोषित आपातकाल जो अभी चला हुआ है। किसी को बोलने की आजादी नहीं है, खिलाड़ी अपने मुद्दों के लिए जा रहे हैं तो उनको कुचल दिया जाता है, किसान अपने मुद्दों के लिए चाहते हैं तो उनके आगे कीले गाड़ दी जाती है, बैरिकेटिंग कर दी जाती है, सड़कें की खुदाई कर दी जाती है, किसान दिल्ली की तरफ अपने मुद्दों के लिए न जा पाए, मजदूर जब जाते हैं तो मजदूरों को रोक दिया जाता है, और ऐसा ही लगातार चल रहा है। तो दोनों की तुलना ईमानदारी से तार्किक तौर पे की है। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।